इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिछले वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टाइन ने एनर्जी दी थी, वो एनर्जी क्या थी हमारी? वो एनर्जी थी E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। यहाँ पे देखो एच क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी न्यू क्या था यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पे सी क्या है? सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वहाँ पे हमने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी फोटोन है वो मेटल सरफेस के ऊपर बम्बार्ड हो जाता था, फिर उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते थे। ठीक है, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे देखो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या कि ड्यूअल बिहेवियर मतलब क्या है? किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को क्या रहते हैं? दो प्रॉपर्टीज वो शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक होती है पार्टिकल और दूसरी होती है हमारी वेव। तो जो भी पार्टिकल जो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स ने सिर्फ बताया था किसी भी सब्सटेंस हो या किसी भी मैटर को सिर्फ पार्टिकल नेचर रहता है, उसको वेव नेचर नहीं रहता। बट जब भी क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि जो मैटर है, जो सब्सटेंस है हमारे पास, उसको पार्टिकल नेचर भी रहता है और वेव नेचर भी रहता है। जो क्वांटम थ्योरी है वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल बिहेवियर है, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो प्रूव नहीं हुआ था, तो जो क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो प्रूव कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, जो भी लाइट का बिहेवियर है, लाइट का बिहेवियर उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। जो भी लाइट है, लाइट में क्या रहता है? एक इंटरफेरेंस रहता है और दूसरा डिफ्रैक्शन रहता है। लाइट को क्या रहता है? दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। लाइट बिहेव एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल व्हेनेवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर। सपोज यहाँ पे एक मैटर है, जब भी यहाँ पे जो रेडिएशन है, रेडिएशन अगर इस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर दिए तो यहाँ पे क्या होता है? ये वेव नेचर शो करते हैं। यहाँ पे एक तो इंटरफेरेंस होता है और दूसरा डिफ्रैक्शन होता है। मतलब इससे समझ में आया कि ये क्या है? लाइट क्या है? वेव नेचर है। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहते हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया, साइंटिस्ट ने क्या किया था? जब भी इलेक्ट्रॉन का स्टडी किया था, तो इलेक्ट्रॉन का स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं ऑर्बिटल में, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या रहते हैं? ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उसके पास भी एक वेव नेचर रहती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है।
जो भी लाइट की स्पीड है वो स्पीड डिपेंड्स करती है उसके नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर थ्रू विच इट पासेस। मतलब जो भी सपोज यहाँ पे एक मैटर है, अगर हमने यहाँ से लाइट पास की तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि यहाँ पे कौन सा मीडियम है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो लाइट क्या होती है, डेविएट हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ से ऑब्जर्व ये हुआ कि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट है वो क्या होती है, बेंड्स होती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ क्या होती है, बेंड नहीं होती है। तो आपको ये पता है जिसकी भी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो क्या करता है, ज़्यादा कलर शो करता है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है वायलेट लाइट की। वायलेट लाइट की अगर वेवलेंथ कम है मतलब वो क्या होता है, ज़्यादा बेंड हो जाता है। और उसके बाद वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होती है, रेड लाइट की, तो रेड लाइट कम बेंड हो जाता है। तो या आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया होगा। वहाँ पे क्या था कि एक प्रिज्म था, प्रिज्म आप सबको पता होगा ना। तो यहाँ पे क्या किया था, करते थे हम, यहाँ से व्हाइट लाइट पास करते थे और उसके बाद ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या करता था, उसको 7 डिफरेंट कलर में यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता था। तो रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज। यहाँ पे क्या था, जो भी हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर बम्बार्ड हुआ था, फिर उसके बाद क्या था, उसका 7 डिफरेंट कलर में वो शो हो रहा था। तो उसे उस एक सीरीज बन रही थी यहाँ पे, उस सीरीज को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी रहती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है, और वो क्या होती है, लीस्ट डेविएट हो जाती है। उसके बाद जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तो मतलब उसकी शॉर्ट वेवलेंथ रहती है, तो वो डेविएट ज़्यादा हो जाता है। आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ। देखो, जब हम यहाँ से ये CD है, ठीक है, आप क्या करते थे, ये जो स्टेप्स है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप से भी जाते थे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। अगर ये ऐसा होता है तो उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। बट जब भी हम, अगर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में क्या होता है, ऐसा डिस्क्रिट होता है था। डिस्क्रिट मतलब क्या, कि जो रैंप रहता है ना, वहाँ पे स्टेप्स नहीं रहती, सीधा आप जा सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो वो क्या है, हमारा डिस्क्रिट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectra. इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे एक मैटर है, हमने क्या किया, यहाँ से लाइट पास की, उसके बाद क्या होता है, ये मैटर क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ एनर्जी जो है वो एमिट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे कि हम सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने यहाँ पे रेडिएशन उसके ऊपर बम्बार्ड किए, उसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर हमने रेडिएशन बम्बार्ड करने के बाद ये क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, इसके ग्राउंड स्टेट से उसके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की मतलब क्या है, वो यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रा आएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था हमारा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे था,
उसके ग्राउंड स्टेट में। अब क्या हुआ था, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का आया अभी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके ऑर्बिटल में कंटिन्यूसली मूव करता है। उसके बाद उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो क्या ट्राई करता है कि उसके ग्राउंड स्टेट में चला जाए। तो वो क्या करता है, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। जब भी यहाँ से एनर्जी रिलीज करते हैं तो वहाँ से एक स्पेक्ट्रा आता है। उस स्पेक्ट्रा को कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं उसे हम, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो हम स्टडी करते हैं उस फिनोमेना को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है। और वो जो बोर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हमें बताया था कि जो लाइन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो कैसे आती है। उसके बाद उन्होंने कुछ सीरीज भी बताई थी। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो एमिशन स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एटम्स था कौन सा, हीलियम एटम्स है। हीलियम एटम्स के इलेक्ट्रॉन से हमें इस हीलियम एटम्स का पता चल गया। डायरेक्टली डिस्कवर नहीं हुआ था। जब एमिशन स्पेक्ट्रा का उसमें स्टडी किया था तब भी हमें हीलियम एक ऐसा कोई तो भी एटम होता है उसके बारे में हम पता चल, वहाँ पे हमें पता चल गया था कि हीलियम एक एटम से। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से वो हमें पता चल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस रहता है उसके पास दो बिहेवियर रहते हैं, एक पार्टिकल भी रहता है और उसके बाद वेव भी रहता है। अब आप बोलेंगे कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, सपोज हमारे पास एक पेन है, तो उस पेन का क्या, ठीक है पार्टिकल नेचर तो शो करता है, बट क्या वो वेव नेचर शो कर सकता है? हाँ, वो वेव नेचर भी शो करता है। कैसे शो करता है? क्योंकि देखो, जब भी अगर हमने कोई किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हमने लाइट पास की, उसके बाद अगर हमने देखा तो यहाँ पे ऐसे उसके वेव निकल के आते हैं। तो उसके बाद वो पता चलता है कि उसके पास से क्या है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। वेव नेचर मतलब क्या, वो ऐसे शो करता है, इसे हम वेव कहते हैं ना। जैसे कि अगर हमने पानी में एक स्टोन डाला तो उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे ऐसे उसकी वेव दिखती है हमें। तो फिर वो भी क्या है हमारे पास, वो भी वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में देखा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या देखा हमने, स्पेक्ट्रम देखा। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिज्म के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने देखा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर स्टडीज में जब भी आप हायर स्टडी में जाओगे तब आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत डिटेल में सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कल हम देखने वाले हैं लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।